पिछले पार्ट में हमने देखा कि क्रोम वहां पे डंजन बॉस के साथ लड़ाई करने आ जाता है और फिर उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, जिसमें क्रोम उसे अच्छी फाइट दे रहा होता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वहां पे टाउन के लोग खड़े होकर उनकी फाइट को देख रहे होते हैं और वो लोग क्रोम को देखकर सोच रहे होते हैं आखिरकार ये एडवेंचरर कितना ज्यादा पावरफुल है जो ये मॉन्स्टर के साथ अकेला ही लड़ने चला गया है। फिर हम देखते हैं कि क्रोम एक घर की छत पर खड़ा होकर उस मॉन्स्टर के सामने अपनी स्वाड लेकर लड़ने के लिए तैयार खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर नीचे के लोग कह रहे होते हैं सच में ये एडवेंचरर कितना ज्यादा बहादुर है जो इस इतने बड़े ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए अकेला ही चला गया है। फिर हम डंजन बॉस और क्रोम को देखते हैं। डंजन बॉस क्रोम को देखते हुए घबरा रहा होता है क्योंकि वो भी उससे लड़ते हुए बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है। इधर क्रोम अपनी रीजनरेशन स्किल को एक्टिव कर देता है और अपने ऊपर लगे हुए घावों को वापस से भरने लगता है, जिसे देखकर मॉन्स्टर को भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि क्रोम लगातार उस पर वार किए जा रहा होता है और वापस से अपने घाव को भर लेता है। फिर हम देखते हैं कि क्रोम अपनी स्वाड को लेकर वापस से डंजन बॉस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और लगातार उसके ऊपर बहुत से स्वाड स्लैश करता है और फिर तेजी से एक साइड में नीचे उतर आता है। फिर डंजन बॉस को देखकर क्रोम सोचता है ये सच में बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे लग रहा है, पर मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास ड्रीम ईटर और रीजनरेशन स्किल है, जिसकी वजह से मेरे माना पॉइंट खत्म नहीं हो रहे हैं और मैं थक भी नहीं रहा हूँ। फिर क्रोम मॉन्स्टर को देखते हुए सोचता है सच में ये बहुत ही ज्यादा टफ मॉन्स्टर है, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा कोई चांस नहीं है कि ये मुझे एंडोरेंस की बैटल में हरा पाए, क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा स्टेमिना है कि मैं इसके साथ बहुत ही ज्यादा समय तक लड़ सकता हूँ। तभी क्रोम मॉन्स्टर को देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर एक साइड में भागने लगता है। तो क्रोम उसे देखता हुआ सोचता है आखिरकार इसे क्या हुआ है, ये यहाँ से भाग क्यों रहा है। और ये देखकर लोग भी चौंक से जाते हैं और वो कहते हैं ये तो यहाँ से भाग रहा है, आखिरकार इसे किस चीज का डर है कि ये एक एडवेंचरर से डर के भाग रहा है। और अगर ये यहाँ से भाग गया तो यहाँ शहर में बहुत ज्यादा कैजुअलिटी खड़ी हो जाएंगी, इसीलिए हमें इसे रोकना ही होगा क्योंकि इसी की वजह से और ज्यादा मॉन्स्टर टाउन में आने लगेंगे। और जब वो मॉन्स्टर भाग रहा होता है तभी टाउन के लोग उसे रोकने के लिए कोशिश करने लगते हैं और चैन से उसके पैर को बांध लेते हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर एक जगह पर रुक जाता है और सारे के सारे टाउन के सैनिक मिलकर उसको चैन से बांध देते हैं। चैन से बांधने की वजह से डंजन बॉस थोड़ा शांत हो जाता है और वो आकाश की ओर देखकर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर क्रोम सोचता है आखिरकार इसको ऐसा क्या महसूस हो रहा है जो ये मुझसे इतना ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि ये तो एक डंजन बॉस है और इसे मुझसे इतना ज्यादा नहीं डरना चाहिए। पर तभी हमें पता चलता है कि डंजन बॉस को क्रोम के अंदर से उसकी मॉन्स्टर फॉर्म दिख रही होती है, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि क्रोम की मॉन्स्टर फॉर्म डंजन बॉस से भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है। तो डंजन बॉस उस मॉन्स्टर फॉर्म को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और जोर जोर से दहाड़े मारने लगता है। पर क्रोम जल्दी से अपनी स्वाड पर पैंथम स्किल को एक्टिव करके जल्दी से डंजन बॉस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से डंजन बॉस को बहुत बड़ा घाव लग जाता है और डंजन बॉस भी दर्द से कहराने लगता है। क्रोम का ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसके गले से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है और इस अटैक की वजह से डंजन बॉस वही एक झटके में खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्रोम को 2641 एक्सपी मिलती है और क्रोम का लेवल भी 53 से 54 हो जाता है। डंजन बॉस के मरने की वजह से लोग वहां पे बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और उसे देखकर सोच रहे होते हैं हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ये ऐसा भी कर सकता है, एक अकेला एडवेंचरर एक डंजन बॉस को हरा सकता है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन इसने कर दिया, सच में इसने एक डंजन बॉस को हरा दिया है। और इधर क्रोम भी डंजन बॉस को हारा हुआ देखकर खुश हो रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार मैं इस डंजन बॉस को हराने में कामयाब हो गया हूँ। और अब जब ये डंजन बॉस मारा जा चुका है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ का डंजन डिजास्टर भी रुक गया होगा, पर यहाँ अब तक जो भी हुआ है उसमें मुझे कुछ तो गड़बड़ सी लग रही है क्योंकि मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। और फिर क्रोम उस साइको लड़की के बारे में याद करने लगता है जब वो कह रही होती है कि मैं ही वो इंसान हूँ जो इन मॉन्स्टर्स को यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो क्रोम उसके बारे में सोच रहा होता है वैसे तो यहाँ पर सब कुछ सही तरीके से निपट गया है, लेकिन मुझे बस सिर्फ इस बात का अफसोस है कि मैं उस औरत को इंटेरोगेट नहीं कर पाया। आखिरकार वो अपने अंतिम क्षणों में कहना क्या चाहती थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और क्रोम को ऐसे खड़ा हुआ देखकर वहां टाउन के
सैनिक कह रहे होते हैं ये तो एक हीरो है, और दूसरा कहता है आखिरकार ये है कौन, ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, इसने कैसी ट्रेनिंग की है। तो क्रोम मन में सोचने लगता है अगर मैं यहाँ पे ज्यादा देर तक खड़ा रहा तो ये बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है। इसीलिए वो जल्दी से टाउन के सैनिकों को रोकते हुए कहता है शांत हो जाओ, यहाँ अभी भी टाउन में बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, इसीलिए उनसे लड़ने के लिए सभी टुकड़ों में बट जाओ और उन पर थोड़ा ध्यान दो ताकि मैं भी जाकर लोगों के साथ लोगों की हेल्प कर पाऊं। ये सुनकर वहाँ पे सैनिक सारे आपस में बातें करने लगते हैं। ये सही कह रहा है क्योंकि अभी भी मॉन्स्टर्स यहाँ पे शहर में घूम रहे हैं और हमें जल्दी से जाकर उन मॉन्स्टर्स को हराना होगा। फिर हम देखते हैं कि सारे सैनिक अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं, जिन्हें देखते हुए क्रोम सोचता है अब वक्त आ गया है कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि मैंने मेरे हिस्से का मॉन्स्टर मार दिया है। अब बाकी के मॉन्स्टर्स को ये सैनिक आराम से खत्म कर सकते हैं, इसीलिए मुझे इनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मैं अपने होम टाउन को प्रोटेक्ट करने में कुछ योगदान दे पाया, इसीलिए मुझे इनसे कोई कंप्लेन नहीं है। फिर क्रोम वहां से भागकर जाने लगता है और वो आर्थर के दोस्त के नजदीक से निकल जाता है। तो आर्थर का दोस्त क्रोम की ओर देखकर सोच रहा होता है क्या सच में ये क्रोम है या फिर नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि क्रोम इतना ज्यादा ताकतवर कभी नहीं हो सकता, लेकिन ये शक्ल से मुझे क्रोम ही लग रहा है। और अगर मैं एक्सप्रेशन के हिसाब से देखूं तो ये कम्प्लीटली अलग आदमी लग रही हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार मुझे इनका कैसे पता लगाना चाहिए, पर फिर भी ये चाहे कोई भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आर्थर को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए क्योंकि वो वैसे ही बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम से घिरा हुआ है और वो इस बारे में बहुत समय से लगातार सोचे जा रहा है। अगर मैंने उसे इस बारे में कुछ भी बताया तो वो कहीं कोई गलत रास्ता ना अपना ले, इसीलिए मुझे आर्थर को इस बारे में कोई खबर नहीं देनी चाहिए। फिर हमें टाउन के एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रोम खड़ा हुआ होता है और वो उस मरी हुई लड़की को देख रहा होता है। फिर क्रोम अपने मन में सोचता है मुझे इसकी बॉडी को यहाँ से हटाना होगा क्योंकि ये देखने में मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी और ये वैसे भी बहुत ही ज्यादा खौफनाक मंजर है। पर वो उस लड़की की ओर देखते हुए अपने मन में सोचता है पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस लड़की की ओर खींचा हुआ जा रहा हूँ, इसके अंदर कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से हमारे बीच में इतना ज्यादा खिंचाव है। वैसे तो इसे देखते ही मेरे अंदर बैड फीलिंग्स आने लगी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इसकी ओर खींचा जा रहा था। यही बात मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मुझे इसके तरफ कुछ स्ट्रेंज अट्रैक्शन महसूस हुआ था। और फिर क्रोम उस लड़की के शरीर के पास जाते हुए सोचता है मुझे अभी भी पता नहीं क्यों इसकी लाश से भी वही फीलिंग आ रही है, सच में इसके अंदर कुछ तो है। और जब क्रोम उस बॉडी को देखने लगता है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उस लड़की की बॉडी के अंदर वही मारना वाला मार्बल होता है, जिसे देखकर क्रोम कहता है आखिरकार ये क्या चीज है। इसे देखकर अब कोई डाउट नहीं है कि यही वो चीज है जिसकी वजह से मैं इसके पास इतना ज्यादा खींचा जा रहा था, यही वो चीज है जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा अट्रैक्टेड महसूस कर रहा था और इसी की वजह से टाउन में इतने सारे मॉन्स्टर आए हैं। और फिर क्रोम उस मार्बल को उठाते हुए मन में कहता है वैसे तो मैं श्योर नहीं हूँ कि ये चीज आखिरकार क्या कर सकती है, लेकिन इतना तो पक्का है कि मैं इसे रॉक डैट में नहीं छोड़ सकता। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रॉक डैट में हुई कैजुअलिटी को लोग देख रहे होते हैं और फाइट में घायल हुए सैनिकों का इलाज चल रहा होता है। तो वहाँ पे भागते हुए कलाइमा आ जाती है जिसके हाथ में एक बॉक्स होता है और वो लोगों का इलाज कर रही होती है और इधर उधर देखकर अपने मन में सोच रही होती है भैया आप आखिरकार कहाँ हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर तभी कलाइमा को पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है जिसकी वजह से कलाइमा वहीं पर रुक जाती है और पीछे मुड़कर उनकी बातें सुनने लगती है जहाँ पे एक सैनिक कह रहा होता है मैं तुम्हें सच में सही बता रहा हूँ, एक व्हाइट बालों वाला एडवेंचरर था जिसने उस बॉस को ऐसे हराया जैसे कि वो उसके सामने कुछ न हो। और अगर वो एडवेंचरर रॉक डैट में नहीं होता तो रॉक डैट अब तक खंडर बन चुका होता, हमें बचाने वाला फिर इस दुनिया में और कोई नहीं था। कलाइमा उस सैनिक की बात सुनकर चौंक जाती है और अपने मन में सोचने लगती है। जब क्रोम उससे कह रहा होता है एक दिन मैं एक हीरो बन जाऊंगा और फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है कलाइमा। और जब क्रोम कलाइमा के घर से बाहर जा रहा था तब भी वो उससे बोल रहा था सॉरी कलाइमा, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं एक दिन स्ट्रॉन्ग बनकर आऊंगा। और ये सब याद करते हुए कलाइमा मुस्कुराने लगती है और एक तरफ जाने लगती है।
और फिर कहती है तुम जल्दी करो और जल्दी से घर आ जाओ, तुम सच में बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हो भाई। और यहाँ से सीन कट होकर हमें रायबर्ग की कैपिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है मैंने सुना है कि रोकडेट के वॉच टावर पे जितने भी गार्ड लगे हुए थे उन सब का कत्ल कर दिया गया है। तो दूसरा आदमी उन्हें कहने लगता है वैसे तो टाउन में बहुत ही ज्यादा रूमर्स फैल रहे हैं कि कोई मॉन्स्टर्स को यहाँ सिटी पर अटैक करने के लिए लेकर आया था, इसीलिए ऐसी बातों पर विश्वास करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर पहला वाला आदमी चौंक जाता है और कहता है क्या ऐसा भी कुछ हो रहा है क्या? तभी वहाँ पे लोग कहने लगते हैं और तुम क्लोव देवान के बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम्हें उस बारे में पता चला है कि एक रेड मैन उस क्लब को चला रहा है और उस रेड बालों वाले आदमी के बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है। इधर हम देखते हैं कि एक आदमी और एक लड़की खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं और पास में एक आदमी अपना सर पकड़कर कह रहा होता है हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि जजमेंट का डे बस आने ही वाला है, इसलिए हमें जल्दी से इस बारे में कुछ तो करना ही होगा। तो जजमेंट डे के बारे में सुनकर वो लड़की अपने मन में सोचती है जजमेंट डे, आखिरकार ये किस बारे में बात कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो व्हाइट बालों वाला आदमी और वो लड़की एक गलियारे से जा रहे होते हैं। तो वो व्हाइट बालों वाला आदमी कहता है ये लोग सच में बंदरों की तरह हैं जो एक दूसरे पर चिल्लाते रहते हैं, चिल्लाने की वजह से कुछ भी सोल्व नहीं होता। तो वो लड़की कहती है कैप्टन आखिरकार यहाँ पे सारे के सारे नाइट्स कैप्टन इतने ज्यादा चिंता में क्यों लग रहे हैं? तो कैप्टन उस लड़की को बताने लगता है तुमने कभी रेडमैन के बारे में सुना है? रेडमैन जो कि एक रेड बर्थ मार्क के साथ पैदा हुआ था और रूमर्स ये है कि इस अटैक में उसी का हाथ है, इसलिए मैं नहीं जानता कि हम उसे ऑफिशियली सर्च कर भी सकते हैं कि नहीं, और हमें तो इतना भी नहीं पता कि वो सच में इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। बट मुझे इतना तो पता है कि यहाँ पे जितने भी नाइट्स कैप्टन है उन्हें इस बारे में कुछ तो पता ही है। तो कैप्टन उस लड़की से कहता है मीला तुम्हें इस बारे में ज्यादा बातें जानने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादा जानकारी इंसान के लिए हानिकारक भी साबित हो सकती है और इससे तुम्हारी जिंदगी छोटी हो सकती है। तो वो लड़की जल्दी से सॉरी बोलने लगती है और फिर कैप्टन कहता है उन्हें जो भी पता हो लेकिन उन्हें बंदरों की तरह एक दूसरे पर उछलने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, इसीलिए उन्हें शांति से बातें करनी चाहिए। और फिर वो मीला को कहता है तुम मेरी राइट हैंड हो, इसीलिए मुझे ये सही लग रहा है कि मुझे तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। ये सुनकर मीला भी चौंक जाती है और वो अपने मन में सोचने लगती है आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जो अब तक कैप्टन छुपा रहे थे। और फिर कैप्टन मीला को बताने लगते हैं मैं जानता हूँ, ये तो तुम जानती ही होगी कि कैसे 1000 साल पहले कुछ कंट्री के राजाओं ने मिलकर मॉन्स्टर्स को एक जगह पर कैप्चर कर लिया था और उन मॉन्स्टर्स की मदद से वो दूसरी सिटियों पर अटैक करने लगे थे। और हाँ ऑफ कोर्स उन सारे हमलों के पीछे उसी आदमी का हाथ था जो कि एक रेड हेयर के साथ आदमी था और उसके पास एक रेड बर्थ मार्क भी था। तो मीला चौंकते हुए कहती है तो आप ये कहना चाहते हो कि वही आदमी रेडमैन था? पर ये तो नामुमकिन है क्योंकि आप जैसा बता रहे हो ये आदमी तो हजारों साल पहले हुआ करता था और 300 साल पहले एक कोर्ट जादूगर ने उसके ऊपर डेथ कर्स लगा दिया था। तो कैप्टन कहता है हमारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम इस स्टोरी के बारे में पता लगा पाए कि ये सही है कि नहीं, और हमें तो उस कोर्ट मेज का नाम भी नहीं पता है जिसने उसे ये सजा दी थी। लेकिन जैसा लोगों ने हमें बताया है कि उसके लाल बाल हैं जैसे कि कोई आग जल रही हो और उसके चेहरे से बहुत ही ज्यादा रोशनी निकल रही हो। ये सुनकर मीला भी बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और वो उस मॉन्स्टर्स आदमी के बारे में सोचने लगती है। 1000 साल पहले एक गॉड ने हमें ब्लेसिंग्स दी थी, जिस ब्लेसिंग्स की पावर की वजह से हम मॉन्स्टर्स को हरा पाए और उनके डर से आजाद हो पाए। तो मीला पूछती है फिर आखिरकार गॉड की पावर्स का क्या हुआ? तो कैप्टन उसे बताता है जैसा कि हमें होली स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के बाद पता चला कि वो ब्लेसिंग्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, जिसकी वजह से एक रिएक्शन हो गया और धरती पर लगातार 7 दिन तक डिजास्टर होते रहे, जिसकी वजह से अर्थ पे चारों ओर तूफान आ गए और बवंडर हर जगह आग की हवा चल रही थी और बहुत सारे मॉन्स्टर वहां पर बाढ़ की तरह निकल आए थे। और अगर सही से कहा जाए तो वही इस दुनिया का लास्ट दिन था और उसी वक्त एक रेड स्वाम्प मॉन्स्टर अपेयर हुआ। तो मीला जल्दी से कैप्टन को कहती है तो आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि वही रेड स्वाम्प मॉन्स्टर ही रेड मैन है? तो कैप्टन मीला को कहने लगता है
वैसे अगर कहा जाए तो बहुत से लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, लेकिन इस बारे में कंट्री के कुछ बड़े ओहदे वाले लोगों को ही पता है, क्योंकि आम आदमी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा सकती। अगर लोगों को इस बारे में कुछ पता चला तो वो बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाएंगे। पर दूसरे तौर पर देखा जाए तो साल दर साल यहाँ पे मॉन्स्टर्स के अटैक लगातार बढ़ते गए और ह्यूमंस इनके साथ लड़ाई करना जारी रखते हैं। और अगर हमें इस युद्ध को रोकना है तो हमें इस रेड मैन को ढूंढना होगा, क्योंकि ये रेड मैन ही इस सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की है। और यहाँ से सीन कट होकर हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो आदमी जो कि रेड मैन से मिला हुआ होता है वो कह रहा होता है, तुम सच में सही कह रहे थे, ये सच में बहुत ही ज्यादा शानदार है, जैसा कि तुमने कहा था। वैसे ही रॉक डैड पर सच में एक मॉन्स्टर वेव ने अटैक कर दिया था। वैसे तो वहाँ पे एक एडवेंचरर ने इन सब बातों को संभाल लिया है, क्योंकि मैंने वहां पर एक ऐसा एडवेंचरर भेजा हुआ है जो सारी की सारी खबरें मेरे तक पहुंचाता है। लेकिन फिर भी तुमने जो कहा था वो वादा पूरा कर दिया है, इसीलिए असर तुम खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हें जितना भी रिसर्च के लिए फंड चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। और अगर सही से कहूँ तो हम मिलकर इस पूरी कंट्री पर राज कर सकते हैं। नहीं, अगर ऐसा ही हम करते रहे तो हम पूरी दुनिया पर भी राज कर सकते हैं। पर जब वो देखता है कि रेडमैन बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है तो उसे देखकर वो घबराते हुए कहता है, असर आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है? तो रेडमैन कहता है कैसे, और अपने मन में सोचने लगता है, रॉक डैड पर हमने जिस डंजन को अटैक करने के लिए भेजा था वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन लोगों ने इन मॉन्स्टर्स को मार दिया है। लेकिन गार्रेट जो कि मेरी कंपेनियन थी और इस अटैक की इंचार्ज थी, आखिरकार उसे कौन हरा सकता है? या फिर उसने मुझे धोखा दे दिया है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। और मेरे लिए ये इमेजिन करना भी बहुत ही ज्यादा हार्ड है कि उसे कोई हरा भी सकता है, क्योंकि ना सिर्फ उसका लेवल हाई है बल्कि उसके पास एक अल्टीमेट व्हाइट मैजिक स्किल भी है, जो स्किल उसे एक इमोर्टलिटी देती है। क्या सच में वहाँ इतना ज्यादा ताकतवर कोई है जो फेनरिर को हरा सकता है, और साथ में गार्रेट को भी? और अगर वो गार्रेट को हराने में सफल हो चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि वो उस मेरे ब्लड से भरे हुए मार्बल को भी कलेक्ट करने में कामयाब हो गए होंगे। और फिर रेडमैन कहने लगता है, नहीं, मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि आज के समय में भी कंट्री के लीडर इतने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं और वो इतना ज्यादा कुछ करने में सफल हो सकते हैं। और अगर वो इतने ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सीधा मुझसे लड़ाई करने भी आ सकते हैं। पर चाहे अब कुछ भी हो जाए, इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। और ये सुनकर वहाँ पे खड़ा हुआ आदमी भी अपने मन में सोचने लगता है, आखिरकार ये किस बारे में बात कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इधर रेडमैन कहने लगता है, एक मॉन्स्टर जो कि एक भगवान के दोबारा कर्स करके इस दुनिया में भेजा गया है। और फिर वो रेडमैन वहां से खड़े होते हुए उस दूसरे आदमी को ग्रीट करते हुए कहता है, काउंट मीजो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम हमारी रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए एग्री हो गए हो। इसके लिए मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और अब हम एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे कोई रॉक डैड में ऐसा है जिसने मेरे सबऑर्डिनेट को मार दिया है, इसीलिए हमें उससे डील करनी होगी, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमारे प्लान्स में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। इसीलिए हमें उस आदमी को आइडेंटिफाई करना होगा और उससे जल्द ही डील करनी होगी। रिसर्च फंड के साथ मैं चाहता हूं कि आप हमारी इस काम में भी मदद कर दें। और यहाँ से सीन कट होकर हमें रॉक डैड के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्रोम उस मार्बल को अपने हाथ में पकड़कर देखते हुए बैठा हुआ होता है और उस मार्बल से बहुत ही ज्यादा मारना भी बह रहा होता है, जिसे देखकर क्रोम मन में सोच रहा होता है, आखिरकार इस ब्लड में इतना ज्यादा माना कैसे हो सकता है? ये सच में किसी खतरनाक इंसान का ब्लड है और एक दिन मुझे उस इंसान का सामना करना ही होगा। और इसी के साथ इस पार्ट का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।